हिस्ट्री के जुल्मों सितम का जिक्र किया जाता है वहाँ चंगेज़ खान का नाम जरूर आता है। चंगेज़ खान एक ऐसा हैवान तानाशाह या एक ऐसा जालिम बादशाह जिसके जुल्म की कोई इंतहा नहीं, जिसने ईरान पर ऐसे हमले किए कि ईरान की कुल पॉपुलेशन 25 लाख थी, जो कि चंगेज़ खान के हमलों के बाद सिर्फ 2.5 लाख रह गई। जिसके जुल्म का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने सगे भाई का खून कर दिया, वो भी सिर्फ एक मछली के लिए जो कि चंगेज़ खान ने पकड़ी थी, जो उसका भाई उसे छीनकर भाग गया था। जिसके बदले में चंगेज़ खान ने तीर उठाया और उसके सीने में मार दिया। जिसे अपने सगे भाई के खून पर रहम नहीं आया, उसे भला दूसरों के खून पर क्या गम होगा। तो आइए जानते हैं आज हिस्ट्री उस शख्स की जिसने इंसानों के खून से जमीन को लाल कर दिया, जिसने पूरी दुनिया की 11% आबादी को खत्म कर दिया, यानी दुनिया में मौजूद हर 100 में से 11 लोगों को चंगेज़ खान ने मार दिया, जो होता है 40 मिलियन लोग। तो जानते हैं आज इतिहास चंगेज़ खान का, द हिस्ट्री ऑफ चंगेज़ खान। इस वीडियो में पहले हम चंगेज़ खान के 2 मशहूर हिस्सों के बारे में जानेंगे। पहला है कत्ल आम और दूसरा है जंग। जिसके बाद हम कुल 4 सवालों को कवर करेंगे जो चंगेज़ खान के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नंबर 1, चंगेज़ खान अक्सर जंगों में कैसे जीत जाता है, हालांकि कई मर्तबा उसके सामने की फौज उससे ज्यादा ताकतवर, जिसमें जानेंगे उसकी ट्रेनिंग और उसकी प्लान। और नंबर 2 है कि चंगेज़ खान उन मंगोल कबाइल का राजा कैसे बना, जो मंगोल कबीले पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जिनमें हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी। उन्होंने भला एक सरदार को कैसे कबूल कर लिया। और नंबर 3 है चंगेज़ खान ने उस वक्त के सबसे अमीर देश सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान पर हमला करने की ख्वाहिश रखते हुए भी हमला क्यों नहीं किया। और नंबर 4 जिसमें हम बात करेंगे चंगेज़ खान की सबसे बड़ी मिस्ट्री, उसकी मौत की मिस्ट्री के बारे में। किस्सा नंबर 1, चंगेज़ खान ने अपनी एक बेटी की शादी अपने एक सिपाही टोकूचर के साथ की थी, जो चंगेज़ खान के इंतहाई करीब था, जिसे ईरान का निशापुर शहर का एक तीरंदाज कत्ल कर देता है। जिसके बाद चंगेज़ खान की बेटी चंगेज़ खान के पास आती है और अपने शौहर के खून का बदला मांगती है, जिसके बदले में चंगेज़ खान ने निशापुर शहर पर ऐसा जोरदार हमला किया कि वहाँ एक भी जीवन बचने न दिया। वहाँ इंसान तो इंसान जानवरों को भी मार दिया और वहाँ इंसानों के सर से एक पहाड़ बनाया। इसे देखकर दोबारा कोई भी चंगेज़ खान की फैमिली पर हमला करने की जरूरत न कर सकी। पर ये तो कुछ भी नहीं था, असल खून तो चंगेज़ खान ने सन 1247 में बहाया जब चंगेज़ खान की लड़ाई थी खोरिज़म एम्पायर, मंगोलिया वर्सेस खोरिज़म एम्पायर। एम्पायर मंगोलिया से भी ज्यादा ताकतवर था। दिखने में भले ही मंगोलिया बड़ा था, लेकिन खोरिज़म एम्पायर ज्यादा रिच था और मंगोलिया और खोरिज़म एम्पायर में पहले काफी अच्छे कनेक्शन थे, क्योंकि ये दोनों मिलकर सिर्फ एक ही दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहे थे।
मगर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई जब चंगेज खान ने अपना एक काफिला भेजा खोरिज्म एम्पायर में, जिसमें कहते हैं कि कुछ जासूस भरे हुए थे। जब वो काफिला खोरिज्म एम्पायर के सरहदी इलाके ओतरार से गुजरा तो ओतरार के गवर्नर को जैसे ही शक हुआ उसने इस काफिले पर हमला किया और सब काफिले वालों को मार दिया और जो सामान था वो जब्त कर लिया। जैसे ही यह खबर चंगेज खान तक पहुंची तो चंगेज खान बहुत गुस्सा हुआ, जिसके बाद चंगेज खान ने अपना एक मैसेंजर खोरिज्म एम्पायर के सुल्तान अलाउद्दीन शाह मोहम्मद उनके पास भेजा। वो मैसेंजर अलाउद्दीन शाह के पास आया और कहा, जिस काफिले पर ओतरार के गवर्नर ने हमला किया है उनमें कोई जासूस नहीं है। अब जिनको मारा है उनके बदले हमें सोना वापस करो और जो सामान लिया है वो भी वापस करो और ओतरार के गवर्नर से कहो कि हमसे आकर माफी मांगे। अलाउद्दीन शाह ने यहाँ ये सोचा कि ये मंगोल ये मुझे ललकार रहे हैं खोरिज्म एम्पायर के सुल्तान को, तो अलाउद्दीन शाह ने जो मैसेंजर आया था उसका सर उड़ा दिया और चंगेज खान को भेज दिया। अब उस जमाने में मैसेंजर को मारना जंग का खुला ऐलान कहा जाता था और जंग का ऐलान अब हो चुका। खोरिज्म एम्पायर के सुल्तान अलाउद्दीन एकदम बेफिक्र थे, क्योंकि खोरिज्म एम्पायर का नक्शा अगर हम देखें दोनों तरफ से एक नदी है और ऊपरी एक डेजर्ट है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अब अलाउद्दीन शाह को सिर्फ एक ही तरफ पर फोकस करना था कि यहाँ से मंगोल अटैक न होने पाए। तो खोरिज्म एम्पायर के सुल्तान ने कुछ तीरंदाज यहाँ नदी के पास तैनात कर दिए। अगर मंगोल अटैक यहाँ से आया तो ये तीरंदाज उन पर हमला करेंगे। अब चंगेज खान ने 40,000 की फौज भेजी कि ये जाकर खोरिज्म एम्पायर पर हमला करे, जिसके बदले में अलाउद्दीन शाह ने अपने बेटे को 50,000 की फौज देकर दिया। जिसके बाद अलाउद्दीन शाह के बेटे ने जाकर मंगोलों पर हमला किया और बड़ी आसानी से उनको हरा भी दिया और मंगोल सारे पीछे हट गए और यहाँ खोरिज्म एम्पायर के सिपाहियों की जीत की खुशखबरी लेके अलाउद्दीन शाह का बेटा अलाउद्दीन शाह के पास आया और ये खबर सुना और कहा कि मंगोलों के बारे में जितना सुना था वो वैसे नहीं थे, वो बहुत ही कमजोर और थके हुए लग रहे थे, मगर ये उनकी चाल थी। अब चंगेज खान ने 40,000 की फौज और भी जो तीरंदाज से उन पर जाकर हमला करी और ये दोनों फौजें नीचे आई और एक फौज नीचे आकर कहीं गायब हो गई और एक फौज ने नदी के पास तैनात होकर करीब 5,000 तीरंदाजों पर हमला किया और उन्हें सोचने का वक्त भी नहीं दिया। वो हैरान हो गए कि इन मंगोलों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई और मंगोलों ने उन सब तीरंदाजों को मार दिया और खोरिज्म एम्पायर में एंटर हो गए। अब ये जो 40,000 की फौज जो खोरिज्म एम्पायर में एंटर हो चुकी थी, अब ये जो है वहाँ के लोगों को परेशान करने लगे, वहाँ के घर जलाने लगे, लूट मार करने लगे और जैसे ही खोरिज्म एम्पायर के सिपाही आके ये भाग जाते और इनके घोड़े इतने तेज थे कि खोरिज्म एम्पायर के सिपाही इन्हें कभी पकड़ नहीं पाते और हर सिपाही के पीछे 4 से 5 घोड़े ऐसे थे जिन पर कोई घुड़सवार नहीं था। यानी अगर घोड़ा भागते भागते थक गया तो जो घुड़सवार था वो कूदकर दूसरे घोड़े पर आ जाता, जिससे इनकी स्पीड बहुत तेज होती और खोरिज्म एम्पायर के सिपाही इन्हें कभी पकड़ नहीं पाते। अब अलाउद्दीन शाह ने इनको पकड़ने का प्लान बनाना शुरू किया, मगर जो 40,000 की फौज नदी के नीचे से गायब हो गई वो अब पीछे की नदी को क्रॉस कर आ गई। अब खोरिज्म एम्पायर के सिपाही दोनों अतराफ से घिर चुके। अब अलाउद्दीन शाह एकदम ही हैरान हो गए। अब उन्होंने सोचा कि अब वो इस जंग को छोड़ देंगे और पीछे जाएंगे और पीछे से जवाबी कार्रवाई करेंगे, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी। ऊपरी डेजर्ट जिसके बारे में स्लिप थी कि इसे पार नहीं किया जा सकता, इसी को पार कर एक बहुत बड़ी मंगोल फौज आ गई जिसे लीड कर रहा है खुद चंगेज खान। अब खोरिज्म एम्पायर के सिपाही तीनों अतराफ से घिर चुके। अब मंगोलों ने खोरिज्म एम्पायर के सिपाहियों पर ऐसा जोरदार हमला किया कि वो बुरी तरह हार गए और उन्हें भागना पड़ा। अलाउद्दीन शाह जंग को छोड़कर भाग गए अपने 2 सिपाहियों के साथ और यहाँ मंगोलों की जीत हुई।
अब आते हैं अपने 4 सवालों पर जो चंगेज खान के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला है कि चंगेज खान अक्सर जंगों में कैसे जीत जाया करता था। हालांकि कई मर्तबा उसके सामने की फौज उससे भी ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि उसकी प्लान नेक्स्ट लेवल की। जैसे खोरिज्म एम्पायर के सबसे पहली लड़ाई में मंगोल खोरिज्म एम्पायर के 50,000 सिपाहियों से बड़ी आसानी से हार गए थे, क्योंकि दुश्मन को ये बताना था कि हम कमजोर हैं, क्योंकि उनको खुद पर कुछ ज्यादा ही यकीन हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। जब वही फौज पीछे की तरफ से आ गई तो अलाउद्दीन शाह के बेटे ने और फौज ले जाना जरूरी नहीं समझा, तो उसी 50,000 की फौज के साथ गया। मगर इस बार मंगोलों ने अपनी असलियत दिखाई और अलाउद्दीन शाह के बेटे को हरा दिया। और इसमें और उसकी प्लानिंग में दुश्मनों को चारों तरफ से घेरना भी था। इसके अलावा चंगेज खान ने अपने सारे सिपाहियों के 10-10 के ग्रुप बना रखे थे कि अगर इनमें से एक सिपाही भी जंग के वक्त भाग गया तो बाकी 9 के सर काट दिए जाएंगे, जिसकी वजह से मंगोल कभी किसी को भागने नहीं देते थे। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे वहीं मार देते, जब तक फौज का लीडर पीछे हटने का ऑर्डर नहीं दे, जब तक कोई भागता नहीं था। और आगे जाके यही 10 में मिल जाती है, और वो 100 जाके 1000 में, और वो 1000 जाके 10,000 में। इसी तरह ये एक बड़ी फौज बन जाती थी। अब आते हैं नंबर 2 कि चंगेज खान इतने बड़े मंगोल साम्राज्य का राजा कैसे बना, जो मंगोल कबीले पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। चंगेज खान ने तकरीबन हजारों शादियां की थी और उसके बच्चे सैकड़ों में थे। वो अपनी बेटियों की शादियां कबीले के सरदारों से कराता था, और अगर किसी सरदार की पहले से शादी हो चुकी है तो अपनी चालाकियों से पहले उसकी बीवियों को मारता था और फिर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कराता था। और जंग के वक्त उन सरदारों को पहले आगे भेजता था, और जंग में जो सबसे आगे होते हैं वही सबसे पहले मारे जाते। जैसे ही वो सरदार मर जाते, चंगेज खान की बेटियां उनके तख्त पर आकर बैठ जाती और उनकी जगह लेती, और बड़ी आसानी से वो कबीले चंगेज खान की मुट्ठी में आ जाते। इसी तरह चंगेज खान ने कई कबाइल अपने मुट्ठी में कर लिए और उनका सरदार बन गया। और सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि चंगेज खान के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि चंगेज खान ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों नहीं किया। खोरिज्म एम्पायर की लड़ाई में जब चंगेज खान इस लड़ाई को जीत गया, जब हर तरफ बस खून ही खून था, तलवारों की गूंजें सुनाई दे रही थी और लाशों के ढेर पे खड़ा है चंगेज खान, जिसके बदन पर गर्म भापें लग रही है, क्योंकि वहां इंसानों की लाशें जल रही थी। और लाशों के ढेर पे खड़ा चंगेज खान यमुना नदी के उस पार का सबसे अमीर देश सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान की ओर देख रहा था। अब उसका इरादा था इस पर हमला करने का, मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि चंगेज खान ने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उनमें से ये सबसे खतरनाक हो सकती है। मगर उसका एक ख्वाब ही नहीं है। जैसे ही वो हिंदुस्तान पर हमला करने का कोई प्लान बना था, उससे पहले चाइना की जिया डायनेस्टी में चंगेज खान के खिलाफ बगावत मच गई थी और ना चाहते हुए भी चंगेज खान को वापस नहीं आता। अब उसने सोचा कि वो जाकर जिया डायनेस्टी को खत्म करेगा और फिर आकर वो हिंदुस्तान पर हमला करेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिया डायनेस्टी की प्रिंसेस के रूप में उसका मौत इंतजार कर और बगावत को मिटाने के बाद उसने उस प्रिंसेस को जिंदा छोड़ दिया ताकि रात के समय में उससे मिल सके। जैसे ही तन्हाई में जब दोनों तन्हा थे, जैसे ही वो उसके करीब हुआ और गलत इरादे से उसके पास आने लगा, तो उस प्रिंसेस ने अपना नोकदार छुरा निकाला और चंगेज खान के गले में घोंट दिया। चंगेज खान की चिल्लाने की आवाज सिपाहियों ने सुन ली। सिपाही जब अंदर आते हैं और देखते हैं कि चंगेज खान मर चुका है और प्रिंसेस के हाथ में एक छुरा है जिस पर चंगेज खान का खून लगा है। उन सिपाहियों ने उस प्रिंसेस को तो मार दिया, मगर चंगेज खान को नहीं बचा सका।
अब यहाँ खत्म होती है चंगेज खान की हिस्ट्री और यहाँ से शुरू होती है चंगेज खान की सबसे बड़ी मिस्ट्री, उसकी मौत की मिस्ट्री। अब चंगेज खान के आखिरी सफर, उसके मौत के सफर पर तकरीबन 800 मासूम लोग और 1200 मंगोल सिपाही थे जिन्हें चंगेज खान को दफनाने का ऑर्डर दिया गया था। और इन 1200 सिपाहियों के अलावा और किसी को भी मालूम नहीं था कि चंगेज खान को कहाँ दफनाना है। और इन 2000 लोगों ने जाकर चंगेज खान को उस खुफिया जगह पर दफन कर दिया, जिसके बाद इन 1200 सिपाहियों ने उन 800 मासूम लोगों को मार दिया, उनका कत्ल कर दिया। और इसके बाद चंगेज खान की कब्र पर इन सिपाहियों ने हजारों घोड़े दौड़ाए कि चंगेज खान की कब्र जमीन के बराबर होगी। जिसके बाद इतना समझ में नहीं आ रहा था कि चंगेज खान की कब्र कहाँ है और जमीन का। और इसके बाद इन सिपाहियों ने वहाँ एक दरिया का रुख मोड़ दिया और चंगेज खान की कब्र के ऊपर से उस दरिया को निकाल दिया कि चंगेज खान की कब्र का पता अब किसी को भी ना चले। इतना भी काफी नहीं था तो उन सिपाहियों ने वहाँ हजारों पौधे लगवाए और वहाँ कुछ जंगली जानवरों को जिंदा छोड़ दिया कि कुछ साल गुजरने के बाद ये इलाका जंगल में तब्दील हो जाए। आज ये अपना काम खत्म कर और उन 800 लोगों की लाशों को ठिकाने लगाकर जैसे ही ये इस जगह से बहुत दूर निकल गए और इन्होंने सोचा कि अब काम खत्म हुआ, मगर अब यहाँ से चंगेज खान का असल प्लान शुरू हुआ। इसके बाद इनसे भी दुगनी तादाद के सिपाहियों ने इन पर हमला कर दिया और ये सिपाही कोई और नहीं बल्कि मंगोल थे। और इन सिपाहियों ने इन 1200 सिपाहियों को मार दिया और किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। जैसे ये इनकी तलवार, खून और इनकी लाशों को ठिकाने लगाकर यहाँ से बहुत दूर निकल गए। और इसके बाद इनसे भी बड़ी तादाद 10,000 सिपाहियों ने इन पर हमला कर दिया और इन सबको मार दिया और किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। और ये सब जब तक चलता रहा जब तक चंगेज खान की कब्र का अंदाजा रखने वाला भी वो आखिरी शख्स खत्म नहीं हो गया। इन सब में कुल 40,000 जानें चली गई, जिनमें से 39,000 से ज्यादा मंगोल सिपाही। तभी तो आज 800 साल गुजरने के बाद भी, हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, हम चंगेज खान की कब्र का एक सुराग भी नहीं लगा पाए। और वो अपनी कब्र को इतना खुफिया क्यों रखना चाहता था, इसका असल राज तो वही जानता है। हाँ, मगर लोगों का कहना है कि चंगेज खान अपनी कब्र को इसलिए खुफिया रखना चाहता था कि उसके मरने के बाद जो उसने मरने से पहले खून बहाया था, करोड़ों लोगों की जान ले ली थी, कई परिवारों को उजाड़ दिया था, तो उसे अब लग रहा था कि लोग उसे अब सुकून से नहीं रहने देंगे। इसीलिए उसने अपनी कब्र को खुफिया ही रखा। जैसे कि अगर आज हम चंगेज खान की कब्र का एग्जैक्ट पता जानते तो हमसे पहले के लोग उसे उस कब्र से निकाल चुके हैं और ना जाने उसके शरीर के साथ क्या क्या किया हो। इसलिए लोगों का कहना है कि उसने अपनी कब्र को खुफिया ही रहने दी। और चंगेज खान के मरने के बाद 200 साल भी नहीं गुजरे थे कि चंगेज खान का ये अजीम मंगोल एम्पायर कई टुकड़ों में बिखर गया और खत्म हो गया। तो आज 800 साल गुजरने के बाद मंगोल सिर्फ इस एक छोटे इलाके मंगोलिया में ही पाए जाते हैं।